सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ आज की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि 3 तरह के सवाल जो हमेशा उठते आए हैं। पहला सवाल ये उठता है कि जीडीपी को लेकर के आप क्या मानते हैं, और दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि देश की जो रोज़गार की जो व्यवस्था है वो कहाँ जा रही है, फिर चाहे स्टेट लेवल की हम बात करें या फिर केंद्र सरकारों की तरफ से बात करें। तीसरी तरफ एक बात और उठती है ब्लैक मनी को लेकर के, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही होती है और चुनाव लड़ने के साथ वर्ष 2014 में लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि हम देश में काला धन वापस ले करके आएंगे जो इधर उधर कहीं ना कहीं पर जमा है। अब तमाम ये 3 सवाल बीच में जो लगातार चलते आ रहे हैं, कई वर्षों से देखा जा रहा है कि चुनाव होते जा रहे हैं, ना तो ब्लैक मनी का पता चलता है और ना ही रोज़गार के माध्यम की कोई बात की जाती है। रोज़गार के साथ साथ एक तरफ जीडीपी होती है। जीडीपी से मेरा सीधा मतलब ये है कि हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या है और क्या वाकई में जो है तो हम हर चीज़ से संपन्न होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक सवाल जो रोज़गार को लेकर के है, तो रोज़गार को लेकर के क्या वाकई में जो है तो सरकारों ने कभी चिंता की कि हमें पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए और यहाँ पर किसकी कमी मानी जाए और किसे दोषी ठहराया जाए। तो जब बात आती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर कि ब्लैक मनी की, तो ब्लैक मनी को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने जो है तो बहुत सारी बातें कही और कई सारी व्यवस्थाओं को लेकर के बातें लगातार उठती रहीं। कहीं ना कहीं पर एक सवाल जब घूम फिर करके उठता है और सवाल उठने के साथ साथ भाई बात भी वाजिब है कि अगर केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री ने जब ब्लैक मनी लाने का फैसला किया तो वो ब्लैक मनी आज तक आई क्यों नहीं। दूसरी तरफ रोज़गार को लेकर के ऐसा है कि अगर आज हम पूरे भारत देश की बात करें तो जहाँ पर देखा जाता है कि हर घर में कमाने वाला एक शख्स होता है और हर तीसरे पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कि एक घर जहाँ पर 4 शख्स होते हैं और 4 में से कोई एक कमाने वाला होता है और 3 बैठ करके खा रहे होते हैं। तो ये रोज़गार की व्यवस्था होती है। रही बात ब्लैक मनी की, ब्लैक मनी को लेकर के तमाम कई सारी चर्चाओं का विषय बना। ब्लैक मनी से ये बात कही गई कि भाई जो स्विस बैंक है, आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड में बना हुआ स्विस बैंक, जहाँ पर कई सारे ऐसे चाहे नेता हों, बड़े व्यापारी हों, जो अपनी जीएसटी बचाने के चक्कर में वहाँ पर पैसा रखते थे। और ब्लैक मनी से सीधा मतलब है कि कमाया हुआ काला धन जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो लोगों ने एक रास्ता अपनाया सीधा स्विस बैंक का। अब चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि स्विस बैंक में पैसे क्यों, कैसे और किस लिए जमा हुए होंगे। भाई ये बात तो तय है कि स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई ये स्विस बैंक कई तरह के प्रोसेस फॉलो करते हुए और वहाँ पर जो पैसे जमा हो रहे होते हैं उस पैसे को लेकर के कोई हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता, बल्कि अकाउंट होल्डर के नाम पर एक कोड जारी किया जाता है और उस कोड जारी होने के बाद आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वहाँ पर कोई डाटा हैक नहीं होता। कारण सिंपल सा है, स्विस बैंक ने एक नियम बनाया कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो वो किसी को अपने बैंक की जानकारी नहीं देते हैं और वहाँ पर रखे हुए पैसों की जानकारी खास तौर पर कि किसने कब और किस समय पर कितने पैसे जमा किए। बीच में बहुत हद तक प्रयास किया गया, भारत देश में प्रधानमंत्री जी ने जो है तो बहुत प्रयास किया कि ब्लैक मनी के बारे में हम जानकारियाँ निकालें। अब सवाल यहाँ पर ये उठता था कि इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी ब्लैक मनी का जिक्र अब क्यों करना बंद कर दिया गया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब तक सरकारें नहीं बैठी होती हैं और जब सरकार बैठती हैं तो सरकार बैठने के बाद ये तय हो जाता है कि सरकारों का मन वहाँ पर से हट जाता है, ध्यान आकर्षित होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की का स्विस बैंक में अकाउंट ना होगा, बिल्कुल होगा। बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं उनका भी अकाउंट होगा। तो स्विस बैंक ने तो अपनी गारंटी वारंटी के तौर पर जो है तो डाटाबेस पूरी तरह से क्लोज कर रखे, यानी कि छिपा कर रखा हुआ है और जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती। तो तय है कि ब्लैक मनी तो लाना असंभव नहीं, नामुमकिन है यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक मनी की बात ज़रूर कही जाती है कि ब्लैक मनी लाएंगे, लेकिन लाता कौन है। कई हद तक जो है तो कुछ लोगों की लिस्टें तो आई, लेकिन वो लिस्ट जो है तो कहाँ गई और किसके पास है ये कोई नहीं जानता। डाटाबेस के नाम पर बहुत कुछ कलेक्ट किया गया जिसमें इस बात को प्राथमिकता से रखा गया कि भाई अगर स्विस बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पर जब लिस्ट जारी की गई, लिस्ट निकलवाने का प्रयास किया गया होगा तो तय है कि डाटाबेस के आधार पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए वो जारी किया होगा स्विस बैंक ने कि आप इतना डाटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे लोगों के नाम भी आए, लेकिन आज तक उन नामों का खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, ये तो देश में बैठे हुए उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो सिर्फ बता सकते हैं, क्योंकि जिनके हाथों में ये सारे कारोबार होते हैं सिर्फ और सिर्फ
उनके पास इस बात की जानकारी होती है। अब कहीं ना कहीं पर भाई अगर देश में ब्लैक मनी वापस लाई जाती, काला धन वापस आता, तो तय है कि सरकार की जेबें फिर से भर जाती। सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। बात आती है जीडीपी की, तो जीडीपी गुड्स सर्विस की जो व्यवस्था है वो कहाँ जा रही होती है। आपको पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर जिसे मार्केट में लाया जाता तो क्यों लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं पर एक बात सिंपल सी है कि अगर कोई भी कंपनी आ रही है, कोई प्रोडक्ट लेकर के आती है, तो वो तय है कि बेचने के लिए लेकर के आती है। तो अगर गुड्स सर्विस अच्छी नहीं होगी तो फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं होगी। अब एक बात सोचिए, अगर कोई मोबाइल कंपनी हमारे देश में आकर के मोबाइल की कंपनी डाल रही है, या मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी कंपनी जो हमारे देश में आकर के डालती, तो जीडीपी किसकी बढ़ती? हमारे देश की बढ़ती। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि उद्योग के नाम पर कितने उद्योग यहाँ पर आए, इसका कोई तय वादा नहीं होता है। बल्कि कई वर्षों के इतिहास में देखा गया कि धीरे धीरे करके, यानी कि बूंद बूंद घड़ा भरने का काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से सरकारों को फुर्सत ही नहीं है। आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए और अन्य राज्यों की स्थिति देखिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के नाम का हवाला दिया जाता है और योजनाओं के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती है। सपोज योजनाएं लाई जाती हैं, ये योजनाएं कौन सी लाई जाती हैं? जिनसे ना तो स्टेट को कोई फ़ायदा होने वाला है और ना केंद्र को कोई फ़ायदा होने वाला है। उल्टे पाँव यहाँ पर होता यह है कि जो पैसा टैक्स के रूप में लिया गया उसे बल्कि 100% रूप में और बांटा जा रहा है। कैसे? आप सीधी सी बात है, अगर आपके घर के खर्च 4,000 रुपये हैं और आप जो है तो 16,000 रुपये कर्ज में चल रहे हों, तो स्थितियां आपकी कहाँ जाने वाली हैं। उन स्थितियों के बीच में कहीं ना कहीं पर यह बात तय होती है कि आपके देश की जीडीपी बिगड़ना तय है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आमदनी यहाँ पर 100 रुपये होती है और खर्च जो है तो 150 रुपये से और अधिक किया जा रहा है। तो अब आपकी जीडीपी कहाँ रह गई, देश की आर्थिक व्यवस्था कहाँ रह गई, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा? तो इस बात की चिंता कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो नेता चुनाव लड़के आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद उनकी संपत्तियां तो जस्ट दोगुनी हर 5 साल में हो ही जाना है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे प्रदेश की स्थिति कहाँ जा रही है। तीसरे पायदान पर बात आती है रोजगार को लेकर के। रोजगार को लेकर के देखिए, रोजगार से सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर हमारे प्रदेश लेवल पर अगर हम बात करें तो उद्योग लगाए गए होते, कंटिन्यूस जो है तो प्रयास किया गया होता। ऐसा नहीं कि उद्योग नहीं लगाए गए, लेकिन बहुत हद तक जो है तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर। ऐसा था कि देखिए, राजस्व की ज़मीन की कोई कमी नहीं होती है, ना किसी तरह का कोई होने, क्योंकि आज देख रहे होंगे कि लीज में कई सारी कंपनियां यहाँ पर आती हैं 25 वर्ष 30 वर्ष के लिए, जो तो लीज में कुछ हद तक ज़मीनें लेती हैं और ज़मीन लेने के बाद चाहे कोई कोयले का उद्योग लगा रहा हो या फिर प्राइवेट बतौर जो है तो कोई भी ऐसी कंपनी खोलने का प्रयास करता है जिससे आदान प्रदान चलता रहे और उनका व्यापार भी बराबर चलता रहे। तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें बड़ी प्रभावशील होती हैं। फिर रोजगार पर खूब घूम फिर करके बात आती है। चलिए ठीक है, अभी तो यहाँ पर सिर्फ उद्योग की बात हो रही थी। अब उद्योग के अलावा अगर आप जाते हैं कि थोड़ा सा हम एजुकेशन सिस्टम की ओर फोकस करें और दूसरी तरफ हम ये फोकस करते हैं कि आखिर बेरोजगारी का माहौल बढ़ा कैसे। एक बात बताता हूँ मैं, आप सोचिए कि जो वैकेंसियाँ आती हैं उन वैकेंसियों का हुआ क्या। मध्य प्रदेश में आप लगातार देख रहे होंगे कि कई तरह की वैकेंसियाँ आती तो हैं, लेकिन महज खाना पूर्ति के नाम पर, और उन वैकेंसियों का कोई अता पता नहीं चलता है। सपोज 10,000 भर्तियाँ आती हैं और भरने वाले लगभग 1 करोड़ लोग होते हैं या लाखों लोग होते हैं, ये कह लिया जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा जब प्यून की कोई वैकेंसी आ रही होती, डी ग्रेड की एक वैकेंसी आती है और उसके लिए अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर हों, कोई भी ऐसा वर्ग जो कि कहीं ना कहीं पर वेल एजुकेटेड होता है, वो भी उस वैकेंसी के लिए परेशान होता है। तो कहीं ना कहीं पर इससे ये बात तय होता है कि हमारे प्रदेश की जो स्थितियां हैं खासतौर पर रोजगार को लेकर के, केंद्र की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने स्टेट की बात करते हैं। स्टेट्स की इक्वेंसी जो है तो वो कहाँ रह गई। अब आप ये तय करिए कि हमारे यहाँ जैसे अभी हाल फिलहाल जो है तो बहुत हद तक जो है तो व्यापम घोटाले को एक नया रूप दिया गया, बहुत सारा हल्ला गुल्ला हुआ, उसमें लोगों ने खूब उछल कूद की और आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। उसके बाद फिर पटवारी घोटाले को लेकर के, पटवारी भर्ती घोटाला जब आता है तो उसमें देखा जाता है कि क्वालिफाइड तो लोग थे, लेकिन उनका जो बेसिक मानसिक संतुलन था वो कितना अच्छा था। तो कहीं ना कहीं पर लोग जुगाड़ तंत्र में भी जो है तो ज़्यादा यकीन करते हैं। लोगों को ये लगता है कि चलो, अगर कास्ट वाइज कास्ट की अगर बात करें तो लोगों को लगता है कि हमारी कास्ट का कोई नेता आएगा और वो फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेगा और कहीं ना कहीं पर हम सेटलमेंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी कहाँ पर रह गई? सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये रह जाती है कि
पहली बात तो सरकार ने कभी इस बात की चिंता नहीं की। सरकार ने हाँ सिर्फ एक बात की चिंता की कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा और हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो चुनाव हारने और जीतने तक में जो तो सब कुछ सीमित हो जाता है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आज जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग राजनीति की ओर भागने लगे। कुछ लोग जो है तो पत्रकारिता क्षेत्र में चले गए और बहुत हद तक जो है तो लोगों ने अपना माध्यम बना लिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जहाँ पर से तो 4 पैसे की आमदनी बराबर होती रहती। तो ये सारे जो कायाकल्प थे वो लगातार चल रहे थे। कहीं ना कहीं पर ये तमाम बातें जो है तो लगातार घूमती रहती हैं। हालांकि ये छोटा सा विषय था और इस छोटे से विषय का विश्लेषण हम अलग अलग तरीके से हर दिन आपको कुछ अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तीनों विषय कोई छोटे विषय नहीं थे, क्योंकि इनमें जो है तो बहुत बड़ा विश्लेषण छिपा हुआ होता है। और जब हम उन सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, जो कि अभी तक चाहे विकिपीडिया के माध्यम से हो, गूगल रिसोर्स के माध्यम से जब हम कई सारी जानकारियाँ निकालते हैं तो उसमें एक बात तो ये तय हो जाती है कि हम कितना पीछे रह गए हैं। ना तो ब्लैक मनी आ पाती है, ना शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होता है और ना बेरोजगारी के लिए कोई जो है तो आसार यहाँ पर बचते हैं। क्योंकि बेरोजगारी अगर दूर करना है तो तय है आपको जो है तो बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालनी पड़ेगी। फिर इसके साथ जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी के लिए तो आप सीधा सीधा जो है तो लोग 5 किलो राशन तक सीमित रह गए। लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा होता है, योजनाओं के नाम पर 2000-3000 जो सिस्टम बना हुआ है लोग वहाँ पर आधारित हो जाते हैं और इस बात की कतई कोई चिंता नहीं करता कि हम जा कहाँ रहे होते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो है तो स्थितियाँ कुछ और हो सकती हैं और हो सकता है कि इससे भी और दयनीय स्थितियाँ हों। तो ये छोटी सी खास चर्चा थी हमारे साथ। चलिए इसके साथ अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल पब्लिक व्यू लगातार आप